जब आपके प्रवक्ता बोले थे कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहाँ तक। इस गरिमा को मद्देनजर ये चर्चा करना चाहिए। नेता सत्ता पक्ष के भी है, नेता विपक्ष के भी है। हमारे नेता भी बोल रहे हैं, समय हमें दिया गया, इस सूची में हम बोल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे। आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे हम भी इस तरह की बाधा डालेंगे। ये आपको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अधिकार है हमारा। प्लीज नो प्लीज बैठिए, बोलने सभी अध्यक्ष महोदय। And for my friends in the government, I want to make it clear that the spirit of what I'm saying is not one of criticism. The spirit with which I speak is one of discomfort with the state of our country. And the spirit with which I speak is one where I am worried about what is happening to the country. So you must not take it as a criticism. Take it as a citizen of the country who is concerned about what is going on. धन्यवाद। तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला। और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है।
7 की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। और हो क्या रहा है? फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे 2 मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी, जियो, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर 2 हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया? आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए, सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं।
उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहां पे, पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industry is the only people who can produce jobs for you. That is the reality. और हो क्या रहा है? 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप यहां पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं? स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज, ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही न्यू इंडिया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो 2 आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन 2 हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। तो पहला मेरा सुझाव ये है। नंबर 2 और नंबर 3 भी है, अभी आएगा वो। और वो जो आपने 60 साल की बात कही थी, वो नंबर 3 में आएगा। Now, I'd like to speak. There are. आप तो now there are 2 competing visions of this country, which is frankly the main difference between us and them. If you read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. What does that mean? That means my brother from Tamil Nadu has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar, as my sister from Manipur, Nagaland, Mizoram. That's what it means. What it means, Jammu Kashmir, of course, Jammu Kashmir, Nagaland, of course, Andaman Nicobar, of course, that is Lakshadweep.
Now what is the difference? You have to understand this. This is a serious matter. I would like to have your view on it. And I would like this Parliament House to start serious discussions instead of the type of discussions that we're having. That is why it is serious. It is serious, and I would like a serious response. Right? What I heard, frankly, what I heard in the first address today was not serious. What I heard Mr. Dwivedi say was not serious. It did not behoove this House. It was not at the standard that this House should be used to. It is not at the standard that India should watch. Now, let me come back to the discussion. Let me come back to the discussion, Speaker Sir. There are two visions. There are two visions of this country. One vision that it is a union of states, meaning it is a negotiation, meaning it is a conversation, meaning I go to my brother in Tamil Nadu and I say, what do you want? And he says, this is what I want. And then he asks me, what do you want? And I say, this is what I want. It is a partnership. It is not a kingdom. Remember that. You will never, ever in your entire life rule over the people of Tamil Nadu. It cannot be done. You will never, ever in your life rule over these other people. Please listen to what I'm saying. No matter what fantasies you might have, you will never ever rule over the people of the states of India. It has never been done in 3,000 years. Never ever. The only way India has been ruled. And you can look at any empire you want. You can look at Ashoka the Great. You can look at the Mauryas. You can look at the Guptas. You can look at anyone you want. It has always been ruled by conversation and negotiation. Now, what is the problem? The problem is you people are confused. The problem is you people think that these languages, these cultures, these histories, you think that you can suppress them. You have no idea of history. You have no idea what you are dealing with. Because the people of Tamil Nadu have inside their heart the idea of Tamil Nadu, the idea of the Tamil language, and then also the idea of India. Do not be confused. The people of Kerala have the idea of, I am telling you the truth. The people of Kerala have a culture. I am now a member of Parliament of Kerala. I understand it slightly better. They have a culture, they have a dignity, they have a history. The people, like the gentleman said, the people of Rajasthan have a culture, have a history, have a tradition, have a language. They have a way of life. This is like a bouquet of flowers. This is our strength. I learn from the people of Tamil Nadu. I learn from the people of Rajasthan. I learn even from you. Every day I learn from you. I do. It's not funny. It's not funny. I learn from you. Right? It's not funny. Anyway, there is another vision. A vision that India can be ruled by a stick from the center. You people have no idea of history. Because every time it has been attempted, that stick has been broken and smashed.
Now what is happening as a result of your flawed vision of the country? Two Indias are of course being created. Two Indias are of course being created. Speaker sir. अध्यक्ष महोदय, आप इधर आ सकते So what is happening? What is happening as a result of this flawed vision? Two Indias, उस पर भी बोलता हूं, उस पर भी बोल देता हूं, मैं उस पर भी बोल देता हूं, मैं इमरजेंसी में भी बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलने से नहीं डरता हूं, आप उनका मैं डरता नहीं, मैं बोलने से आप anyway. So there are two visions. One is the union of states, union of languages, union of cultures, a bouquet of beautiful flowers that can challenge any power in the world. No power in the world has ever been able to challenge this bouquet of flowers. Now, there is another vision. A centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? Now Speaker sir, what is happening? आप बीच में मत बोलिए. Now Speaker. सबको. Now Speaker sir, what is happening as a result of this flawed vision? What is happening is that the instruments of the conversation between our states, the instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. So, for example, today, the idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. They can keep coming to you again and again and again and again and saying, NEET, and you will say, no, get out of here. Right? They do not have a voice in your framework. The farmers of Punjab can stand up and say, we do not agree with these three laws. They do not have a voice in your framework. Only the king has the voice. The farmers can sit for 1 year. They can sit for 1 year outside in Corona. They can die. Doesn't matter. The king does not agree. You do not listen to anybody. And even all of you, my dear brothers and sisters in the BJP, I saw my Dalit colleague speak today, Paswanji. I saw him. Yes. He knows the history of the Dalits. He knows who has oppressed the Dalits for 3,000 years. And he is speaking with a hesitancy. He is speaking without. I am proud of him. I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man. But he is in the wrong party.